Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, chapter number 23 Cosmology, book 12 है नेशनल बुक फाउंडेशन में अंजुम मजीद ख्वाजा, लेक्चर नंबर 2 which is luminosity and radiant flux intensity के साथ हाजिर खिदमत। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गो के ये बड़ा ही एक आसान टॉपिक है क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं, लेकिन उन तमाम चीजों को हम स्टार्स और जितनी भी वो तमाम बॉडीज जो कि हमारे यानी जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स या हमारे गैलेक्सीज से के बारे में होती है, उनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी उन टर्म्स में हम इन चीजों को पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है लुमिनोसिटी एंड रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी। गो के ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है एंड दैट इज ये दोनों चीजें यानी लुमिनोसिटी और रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी दोनों का जो गहरा ताल्लुक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पहला लेक्चर याद हो, उसमें मैंने एक बात आप लोगों को कई दफा बताई, बहुत मल्टीपल टाइम्स मैंने ये डिस्कस की। मैंने कहा कि ये जितनी भी वो बॉडीज जो हमारे इस स्पेस से बाहर होती हैं, ये वैसे आमतौर पे स्पेस में ही होती है, लेकिन हमारे इस एटमॉस्फेयर से बाहर है, ये तमाम की तमाम बॉडीज का हमें अंदाजा उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से पता चलता है कि जब कोई स्टार किसी किस्म की लाइट को एमिट करता है, जब वो हम तक पहुंचती है, हम उसकी इंटेंसिटी से और उसकी वेवलेंथ से और फ्रीक्वेंसी से हम बहुत सारी चीजों का अंदाजा लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे गैलेक्सीज हैं, उनकी लाइट पहुंचती है, जैसे मैंने डिफरेंट गैलेक्सीज का जिक्र आपको लेक्चर नंबर 1 में भी किया, तो उनका पहुंचना और उनके बारे में फिर हम क्या कहते हैं, जब हम उनका तस्करा करते हैं कि कितनी दूर हैं और इनकी इंटेंसिटी से बहुत चीजों का अंदाजा लगाते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्चुअली इस लेक्चर नंबर 2 में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैसियत रखेगा। इन दोनों का ताल्लुक लुमिनोसिटी का और रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इनको सेपरेटली पढ़ाऊं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लुमिनोसिटी। लुमिनोसिटी क्या चीज है? वैसे आप लोगों ने लुमिनस के बारे में तो पढ़ा हुआ है कि किसी चीज का रोशन होना। जो कुछ बॉडीज लुमिनस होती है जो कि रोशन होती है, कुछ लुमिनस नहीं होती। ये तो हमने एक बेसिक लेवल पे ये डिस्कस किया, लेकिन एक्चुअली लुमिनोसिटी कहते होते हैं कि टोटल पावर आउटपुट of radiation emitted by stars, यानी स्टार्स आपकी कितनी रेडिएशन जो आपकी एमिट कर रहा होता है, खारिज कर रहा होता है, जितने भी स्टार्स हैं, तो वो कितनी रेडिएशन आपकी खारिज करता है और उसकी जो टोटल पावर बनती है, पावर, दैट इज कॉल्ड लुमिनोसिटी। उसको लुमिनोसिटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, एनर्जी में और पावर में कुछ फर्क भी है जो आप पहले पढ़ कर आए हैं। एनर्जी आपके पास होता है द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, और जो पावर होती है तो वो होती है टोटल एनर्जी इन अ यूनिट टाइम। आपने पावर के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। पावर होता है टोटल एनर्जी इन अ यूनिट टाइम, कि एक टाइम में हमारे पास कितनी एनर्जी जो है वो निकली। सो एक टाइम में जितनी भी एनर्जी निकलेगी दैट इज कॉल्ड पावर। तो आपके यहां भी है कि स्टार्स जितनी भी रेडिएशन आपकी एक मखसूस टाइम में निकालते हैं तो उसको उसकी पावर कहा जाता है। कुछ स्टार्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जी निकालते हैं तो उनकी पावर भी ज्यादा होती है, और इसी तरह उनकी लुमिनोसिटी भी हमारे पास ज्यादा होती है। सो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो लुमिनोसिटी है वो एक्चुअली पावर है, यानी पावर लुमिनोसिटी को ही कहा जाता है, पावर आउटपुट को ही कहा जाता है, जो कि होगा हमारे पास एनर्जी इन अ यूनिट टाइम, ये इसके इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, एनर्जी की यूनिट आप सबको पता है जाउल होती है, और टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जाउल पर सेकंड, जो कि वॉट के इक्वल भी होती है। आप लोग ये पहले पढ़ कर आए हुए, एक्चुअली वो वही चीज है हमारे पास। पावर की यूनिट वॉट होती है। सो लुमिनोसिटी की यूनिट एक्चुअली हमारे पास
क्या होती है, वॉट ही होती है। सो अब एक बात याद रखें, इस लुमिनोसिटी का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है दो चीजों के साथ। एक लुमिनोसिटी का ताल्लुक जो होता है, मैं यहां लिखूंगा, लुमिनोसिटी का ताल्लुक जो होता है वो स्टार के सरफेस एरिया पर भी होता है, एरिया पर, और लुमिनोसिटी का जो ताल्लुक होता है वो टेम्परेचर पर भी होता है। इन दो चीजों के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो इन चीजों को मजीद स्टडी करने के लिए हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को भी पढ़ना पड़ेगा। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ समझाने से पहले वैसे मैं एक चीज ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी, व्हाट इज इंटेंसिटी? पहले मैं इंटेंसिटी के बारे में बताऊंगा। इंटेंसिटी कहते होते हैं टोटल पावर इन अ यूनिट एरिया। एक एरिया में कितनी पावर हमारे पास, यानी आपके पास एक मखसूस एरिया 1 मीटर स्क्वायर का दिया हो, तो आपके पास ये जो रेडिएशन, जो आउटपुट, पावर आउटपुट आपके पास पड़ी थी, ये कितनी गिरी है उस जगह पर, ये कितनी हमारे पास आई है, तो दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। और इसकी यूनिट मैंने आपको वॉट पर मीटर स्क्वायर बताई थी। सो बच्चों, मिक्स नहीं करना इन तमाम चीजों को। लुमिनोसिटी तो पता चल गया टोटल पावर होती है। अब इंटेंसिटी क्या होती है? पावर पर यूनिट एरिया को इंटेंसिटी कहते हैं, या इसका मैंने एक और बताया था वॉट, एक और भी इसका फॉर्मूला हो सकता था, एनर्जी, सॉरी वॉट कह रहा था, एनर्जी पर यूनिट टाइम एंड एरिया। एनर्जी पर टाइम को वैसे ही हम क्या कहते होते हैं? पावर कहते होते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टीफन बोल्ट्जमैन का बड़ा के लॉ का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है किसके साथ? हमारे साथ इंटेंसिटी के साथ। अगर आपको मेरा पहला लेक्चर याद हो तो उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब आप किसी भी बॉडी को गर्म करते हैं तो जितना जितना गर्म करेंगे उसमें इतनी ही इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, यानी इंटेंसिटी का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है टेम्परेचर के साथ। इसी तरह जब स्टार्स और प्लैनेट्स की बात करें तो स्टार और प्लैनेट की इंटेंसिटी का भी बड़ा गहरा ताल्लुक होगा उसके टेम्परेचर के साथ। सो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के एन मुताबिक जो इंटेंसिटी होती है स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर 4 के। यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आपके पास इंटेंसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, यानी पावर 4 में इंक्रीज हो जाती है। यानी अगर फर्ज करें टेम्परेचर 1 है तो अगर इंटेंसिटी हमारे पास T की, यानी 1 अगर लगाएं तो 1 की पावर 4, 2 लगाएं 2 की पावर 4, 3 लगाएं 3 की पावर 4। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा इंटेंसिटी भी इंक्रीज करती जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो किसका? इक्वल का साइन लगता है और कांस्टेंट वैल्यू लगती है। यहां कांस्टेंट एक लग रहा है सिग्मा, ये सिग्मा, जिसको स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये जो सिग्मा मैंने लगाया स्टूडेंट्स, इस सिग्मा को, चूंकि इनका ये लॉ था तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसकी एक वैल्यू भी होती है, इसकी वो क्या होती है? 5.67 10 की पावर -8, ये इसकी यूनिट होती है। यानी सिग्मा 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8। वैसे जनरली स्पीकिंग टेम्परेचर की पावर 4 जो है ना, यहां जाकर डिवाइड होगा तो सिग्मा हो जाएगा इंटेंसिटी ओवर टेम्परेचर की पावर 4। इंटेंसिटी की यूनिट तो आपको पता है वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है इसकी, और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है, तो केल्विन की पावर 4। लेकिन जब हम केल्विन की पावर 4 ऊपर लेके जाएंगे तो केल्विन की पावर -4 होगी, तो ये आ जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। तो इसकी यूनिट हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। ये हमारे पास हो जाएगी पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4 हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.67। आई होप स्टूडेंट्स आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये था हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या कहा है कि जो इंटेंसिटी होती है किसी भी स्टार्स की है वो टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड होती है। यानी इंटेंसिटी का बड़ा गहरा ताल्लुक टेम्परेचर पे होता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे
उतनी उतनी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी, और वो टेम्परेचर की पावर 4 के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। सो आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इक्वल का साइन लगेगा तो हमारे पास क्या लगेगा, सिग्मा लग जाएगा। मेरी एक बात याद रखें, ये लॉ ऐसे हमने स्टार के हवाले से बताया, स्टार्स और जितने भी हमारे गैलेक्सीज वगैरह हैं उनके हवाले से, ये लॉ आपका हर जगह पे लगता है। आप वैसे भी किसी चीज को गर्म करने की कोशिश करें तो जितना जितना आप टेम्परेचर देंगे, इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो उसकी टेम्परेचर की पावर 4 के साथ डायरेक्टली रिलेट करती है हमारे पास। अब जब हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं, देखें लुमिनासिटी किसके इक्वल थी हमारे पास, एनर्जी पर टाइम के इक्वल थी। लुमिनासिटी में यहां थोड़ा सा, लुमिनासिटी थी एनर्जी पर टाइम के हमारे पास इक्वल थी ये। अब अगर फर्ज करो बच्चों, अगर बच्चों में यहां से ये देखें, गौर से देखिएगा, ये इंटेंसिटी किसके इक्वल थी हमारे पास, एनर्जी पर टाइम एरिया। ये टाइम और एरिया जो कि यहां क्या हो रहा है हमारे पास डिवाइड हो रहा है, मैं इसको यहां ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी टेम्परेचर एरिया इज इक्वल टू एनर्जी हमारे पास आ गया। सॉरी ये टाइम है नॉट टेम्परेचर, बार बार क्यों बोलो, ये टाइम डिवाइड हो रहा है, एरिया डिवाइड हो रहा है, इससे जाके मल्टीप्लाई होगा। एनर्जी इज इक्वल टू इंटेंसिटी टेम्परेचर सॉरी टाइम एंड एरिया आ गया। अगर मैं इसकी वैल्यू को उठा के इसमें डाल दूं तो देखिए L इज इक्वल टू मेरे पास आएगा ITA/T, ये आ जाएगा। T और T आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएंगे। तो लुमिनासिटी हमारे पास इंटेंसिटी और एरिया के प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। इसका मतलब है लुमिनासिटी का जो बहुत ही गहरा ताल्लुक हमारा एरिया के साथ होता है और इंटेंसिटी के साथ भी होता है। अब इंटेंसिटी खुद क्या थी ये देखें, सिग्मा टाइम की पावर 4, ये गौर से देखिएगा, सिग्मा, ये इसकी वैल्यू को अगर मैं उठाकर इसमें डाल दूं तो लुमिनासिटी हमारे पास आ जाएगी, ये आ जाएगी सिग्मा टेम्परेचर की पावर 4। पता नहीं क्या हो रहा है, टेम्परेचर को टाइम के टाइम को टेम्परेचर, ये आ गया हमारे पास, यानी इंटेंसिटी हमारे पास सिग्मा टेम्परेचर की पावर 4 आ जाएगा ये, यानी लुमिनासिटी हमारे पास एरिया सिग्मा टेम्परेचर की पावर 4 ये आ जाएगी। ये लुमिनासिटी का हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब लुमिनासिटी का बच्चों बड़ा गहरा ताल्लुक एरिया के साथ भी होता है। अब स्फेरिकल चीज है, मतलब आपके पास अगर कोई भी गैलेक्सी कोई भी स्टार ले लिया जाए, ये वो हमारे पास एक स्फेरिकल फॉर्म में होती है, वो आगे से मतलब आपको 3D शेप में हर साइड से गोल होती है, ठीक है। वो एक बच्चे ने पूछा सर गोल क्यों होती है, मैंने कहा ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी हर एक को बराबर बराबर जब वो पुल करेगी अपनी तरफ तो वो चीजें सर्कुलर फॉर्म में या स्फेरिकल फॉर्म में बन जाती हैं। सो ये हमारे पास एक स्फेरिकल फॉर्म में, अब स्फेरिकल फॉर्म में जो एरिया हमारे पास आता है वो किसके इक्वल होता है, स्फेरिकल फॉर्म का जो एरिया होता है बच्चों वो हमारे पास होता है 4πr² के इक्वल। तो हम इस जगह पर L इज इक्वल टू 4πr² और टेम्परेचर की पावर 4, ये हमारे पास लुमिनासिटी का एक्चुअली फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। अब वैसे जनरली स्पीकिंग अगर मैं एरिया को देखता हूं ना, एरिया और 4πr² को देखता तो एक रेडियस बढ़ने से हमारे पास एरिया 4π होता है, लेकिन अगर 2 बढ़ेगा तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4। एक्चुअली एरिया r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक रेडियस के बढ़ने से हमारे पास एरिया डबल हो जाता है, समझ आ गई। और अगर हमारे पास एरिया डबल हो जाए तो लुमिनासिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, वो भी डबल हो जाएगी, क्योंकि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 है हमारे पास, यानी एक रेडियस के बढ़ने से एरिया हमारे पास 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 के बढ़ने से 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यूं हमारे पास लुमिनासिटी एक्चुअली 2 चीजों पे बड़ी डिपेंड होती है, एक एरिया पे जो कि एक्चुअली खुद डिपेंडेंट किसके साथ है, रेडियस के साथ, और दूसरा हमारे पास जो है वो टेम्परेचर के साथ है। आई होप स्टूडेंट्स लुमिनासिटी का आपको समझ आ गया होगा। जनरली मैं बताऊं लुमिनासिटी इज एक्चुअली अ पावर, द टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम। उसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की कि इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी इज टोटल पावर इन अ यूनिट एरिया, एक खास एरिया के हिसाब से कितनी आपकी उसमें पावर है।
तो अगर मैं मजीद इसको आगे मतलब आगे ले जाऊं तो पावर हमारे पास एनर्जी, टाइम, एरिया और ये वहां जाके फेंकूं, ये मैंने आपको सारा समझा दिया था। यहाँ इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर फोर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के मुताबिक। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इक्वल का साइन लगेगा, तो यहां लगेगा सिग्मा, जिसको स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू 5.67 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4 होता है हमारे पास। ये आ गया हमारे पास। अब दोबारा आते हैं इस लुमिनोसिटी पे, जो कि एनर्जी पर टाइम के इक्वल है। एनर्जी हमने यहां से उठाकर ITA डाल दिया तो L इज इक्वल टू IA हो जाएगा। यानी एक्चुअली लुमिनोसिटी का ताल्लुक इंटेंसिटी और एरिया पर होता है, और इंटेंसिटी खुद किस पे डिपेंड होती है? टेम्परेचर पर। तो इन दोनों की वैल्यू को उठा, इसकी वैल्यू को उठाकर मैंने इसमें डाल दिया। सो ये हमारे पास लुमिनोसिटी का बड़ा गहरा ताल्लुक एरिया और टेम्परेचर की पावर 4 पर हो गया। आई होप आप लोगों को लुमिनोसिटी के बारे में जो है वो समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो इसका टॉपिक था रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के हवाले से तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज की तरफ ले जाऊं। आपने कभी स्टूडेंट सोचा है कि जैसे ही दिसंबर का महीना आता है हमें सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, उसके बरक्स अगर 6 महीने आगे चले जाएं, जून में हमें शदीद गर्मी फील होनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्या है? एक्चुअली हमारा सूरज जो है, अगर हम उसको गौर से देखें ना सूरज को, तो उस जमीन थोड़ी सी उससे टिल्ट हुई हुई होती है। टिल्ट जो उसके गिर्द घूम रही है, ये टिल्ट हुई हुई होती है। ये इस तरह टिल्ट है, इस तरह टिल्ट। जून के महीने में वो अच्छी खासी जो है, चूंकि वो काफी करीब आ चुकी होती है, आपको गर्मी देती है। लेकिन जब ये वो बिल्कुल इस अपोजिट साइड पे पहुंच जाती है, यानी इसी तरीके से, तो ये वाला डिस्टेंस अब उससे दूर हो जाता है, क्योंकि टिल्ट थोड़ा नीचे हो जाता है, ये डिस्टेंस थोड़ा दूर हो जाता है। और दूर होने से अब उसकी जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा आप पर नहीं आती, तो नतीजा आपको ठंड फील होती है इंटेंसिटी कम होने की वजह से। इंटेंसिटी का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है कि आपकी जो सेलेस्टियल बॉडी है वो कितनी दूर है, कितनी दूर है। जितनी ज्यादा दूर होगी उतनी इंटेंसिटी वीक होती जाएगी, और जितनी करीब होती जाएगी उतनी इंटेंसिटी आपकी बढ़ती जाएगी। आप खुद अंदाजा लगाएं, आप एक गर्मियों में, सर्दियों में हीटर के सामने बैठे हैं, बिल्कुल क्लोज बैठ जाए, यू गोना फील मोर इंटेंसिटी। पर जितना जितना आप पीछे जाना शुरू हो जाएंगे, उसकी इंटेंसिटी आपके साथ डायरेक्टली कम जो है इंटरेक्ट करेगी और इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसी तरह जितने स्टार्स होते हैं, जितने प्लैनेट्स, जितनी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज है, वो जितनी जितनी दूर हो, एक तो वो टेम्परेचर को तो निकालें, खुद उनके अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में उनकी लाइट की बात करें तो वो फेंट होनी शुरू हो जाती है। जितनी करीब आएंगी उतनी वो इंटेंस होनी शुरू हो जाएंगी और हमें ज्यादा क्लियरली दिखेंगी और विजिबल होंगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इस चीज को आगे ले जाएं, इंटेंसिटी के हवाले से तो बच्चों मैंने आपको बताया था जनरली कि इंटेंसिटी जो होती है दैट इज टोटल पावर इन अ यूनिट एरिया, ये मैंने बताया था जनरली इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये। तो आपकी रेडिएंट रेडिएशन से निकला है, फ्लक्स इंटेंसिटी भी एक्चुअली यही चीज है कि हमारे पास इसको एफ से जाहिर किया जाता है फ्लक्स की वजह से। एफ जो है वो हमारे पास पावर, और पावर को मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, लुमिनोसिटी भी कहते होते हैं, एल पर यूनिट एरिया कहा जाता है ये हमारे पास। तो हमारे पास एक्चुअली जो रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी, जो कि बिल्कुल वही इंटेंसिटी है जो थोड़ी देर पहले मैंने अप्लाई की, वो हमारे पास F इज इक्वल टू एल बाई ए के इक्वल आएगी, जिसमें लुमिनोसिटी हमारे पास L है, जिसको पावर भी कहा जाता है, और एरिया हमारे पास A है। अब बच्चों एरिया के हवाले से भी मैंने बताया था कि एरिया स्फेरिकल चीज का जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कहा था, मैंने कहा था एरिया एक्चुअली 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। ये अगर आर आपके पास डबल हो जाता है तो एरिया हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर हमारा एरिया, देखिए एरिया 4 टाइम्स हो गया तो इंटेंसिटी 4 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी है उसका एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है और उसका लुमिनोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, फर्ज करें हम एक
एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई स्टार है, वो तो एक जैसा लुमिनस है, ठीक है, उसकी लुमिनासिटी कांस्टेंट है हमारे पास। तो आपका जो एरिया होगा वो उसके साथ इनवर्स रिलेशन रखेगा। यानी आप ये देख लें, जैसे मैंने आपको ये एक गोल सी बॉडी कोई भी स्टार जैसे दे दिया जिसकी लुमिनासिटी एल है, जी पॉइंट सोर्स है हमारे पास, फर्ज करें उसका एरिया ये है, ठीक है, एरिया यहां से यहां तक एक आर का रेडियस डिस्टेंस कर लो हमारे पास, ठीक है, वो ये। अब अगर मैं फर्ज करो एरिया आर को डबल कर देता हूं, 2r कर देता हूं, यानी थोड़ा आगे निकल जाता हूं, क्योंकि ये भी फर्ज करो ये हम एक स्फेरिकल वो हम एक ज्योमेट्रिकल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम कहते हैं यही लाइट, क्योंकि लाइट ने तो चारों तरफ फैलना होता है, लाइट यहां भी फैलेगी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, उसकी रेडिएशन हर जगह पे जाएंगी। तो अगर फर्ज करो इस जगह को देख लिया जाए और हम इस जगह पे चारों तरफ देख लिया जाए, तो हमारा स्फेरिकल एरिया ये बनेगा इसका। तो अगर रेडियस यहां है तो एरिया ए है, यानी इस रेडियस के साथ हमारा एरिया ये। लेकिन रेडियस अगर डबल हो जाए, यानी रेडियस आपका डबल हो जाए, ये ले जी 2r कर लेते हैं, तो 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4r स्क्वायर, 4 यानी 4r स्क्वायर यहीं रहने दें, ये तो 4 पाई r स्क्वायर आ गया। यानी देखें 2 का स्क्वायर 4, ये मैंने बाहर लिख दिया, ये 4 पाई और ये r स्क्वायर मैंने यहां लिख दिया, ये एक्चुअली यही एरिया है हमारे पास। तो आप देखें कि आपका जो नया एरिया आया, ये नया एरिया ये पिछले एरिया का 4 टाइम्स हो चुका है। और अगर एरिया हमारे पास 4 टाइम्स हो जाएगा तो आपकी जो रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी है वो 4 टाइम्स हमारे पास कम हो जाएगी। यानी आप देखें, हम फर्ज करें यहां एक r बढ़ा देते हैं, एरिया 4 टाइम्स हमारे पास आ गया, जैसे मैंने आपको ये बताया था। और इस जगह पर जो आपकी रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी हो जाएगी वो 4 गुना कम हो जाएगी। मजीद अगर हम 3 कर लें, 3, ये देखिए अगर मैं यहाँ 3r लगाता हूँ, 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ 9 आ जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि हमारी रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी 9 टाइम्स कम हो जाएगी। इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। किसकी वजह से? ये देखो इस f और r की वजह से। अगर r का नाम हम d रख लें, डिस्टेंस, बिकॉज दैट इज ऑल्सो डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट सोर्स से कितना डिस्टेंस हमारे पास है जहां से वो रेडिएशन एमिट हो रही है हमारे पास। सो अगर हम इसको कर लें तो फ्लक्स, रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी 1/4 पाई डी स्क्वायर हो जाएगा। तो जो ये रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डी स्क्वायर के, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के हमारे पास होगा। ये डिस्टेंस जितना जितना बढ़ेगा इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी आप ये कहें कि रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी एक यूनिट डिस्टेंस से आपके पास अगर इंटेंसिटी जो आ रही है तो 2 यूनिट से 4 टाइम्स, यानी उसका स्क्वायर में इंटेंसिटी हमारे पास कम हो जाएगी, और 3 में 9 टाइम्स हो जाएगी, और 4 टाइम्स होता तो 16 टाइम्स हो जाती। तो इसलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये था इस सारा लेक्चर का एक छोटा सा जायजा। लुमिनोसिटी इज पावर एंड रेडियंट फ्लक्स एंड इंटेंसिटी इज एक्चुअली इंटेंसिटी। इसमें मैंने आपको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी बताया, और मैंने बताया कि हमें जो स्टार्स हैं वो जितना जितना हम दूर होते जाएं वो हमें क्यों कम ब्राइटर नजर आते हैं, फेंटर क्यों होने शुरू होते हैं। तो उसकी वजह उनकी इनवर्स स्क्वायर लॉ है कि जितना जितना आपका डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी उतनी लुमिनोसिटी हमारे पास कम होती जाएगी, सॉरी रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी कम होती जाएगी, लुमिनोसिटी रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी कम होती जाएगी। बच्चों, आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। कमेंट लिखें और बताएं कैसा लेक्चर लगा। अस्सलाम वालेकुम।